वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय संघ कृषि उत्कृष्ट कार्य करने वाले आगे एवं अन्य उत्तर प्रदेश को सम्मानित आदरणीय प्रधानमंत्री एवं सम्मानित गणमान्यजनों को अन्नदाता किसान की चेहरे पर खुशहाली भी आएगी। फिर हम लगता अमा करेंगी और उत्पादन बढ़ाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार इनको पीएचडी के लिए थीसिस के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान में श्री आलोक कुमार सिंह जी थे और कृषि अभियंत्रण प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान में श्री अवधेश कुमार यादव जी। जोरदार तालियां, आप सभी इसकी अभिलाषी हैं, ये मंच आपसे अभिलाषी है कि हमारे सारे सबका जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारतीय अनुसंधान उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की इस 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज के आयोजित इस राष्ट्रीय कृषि संवाद इस कार्यक्रम के भीतर यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश सरकार के उद्यान और कृषि विपणन मंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की 36वीं स्थापना राज्य आदरणीय सरदार बलदेव सिंह औरत जी, उपकार के अध्यक्ष श्री कैप्टन विकास गुप्ता जी, प्रमुख सचिव कृषि उत्तर प्रदेश श्री रविंद्र जी, निदेशक भारतीय गन्ना संस्थान लखनऊ डॉक्टर दिनेश सिंह जी, महानिदेशक उपकार डॉक्टर संजय सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित आदरणीय सम्मानित कुलपतिगण और विभिन्न संस्थानों से आए हुए वैज्ञानिकगण, कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रतिनिधिगण, सभी प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक और छात्र भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, जिनको अवार्ड मिल रहा है वो प्लीज इधर स्टेज के पास आ जाइए। तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र दौरा उन्नाव को प्राप्त होता है, उसके बाद केरी की अमेठी। जल्दी जल्दी आप लोग। मैं रोहित कुमार कृषि विज्ञान केंद्र दौरा उन्नाव जी। तो आज आपको जो सम्मानित किया गया है कृषि विभाग अनुसंधान केंद्र से, किस तरह से किया गया और आपने कौन सा अचीवमेंट किया जिसकी वजह से आज आप सम्मानित किए गए? हमने हमारा कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था 4 नवंबर और ऊसर था पूरा कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पे कुछ पैदा नहीं होता था और हमने उस ऊसर लैंड को सुधार कर करीब 1265 हेक्टेयर जमीन पूरे उन्नाव में सुधार ऊसर को। सब्जी स्पाइसेस का भी प्राशन यूनिट लगी हुई है, हल्दी मिर्चा चीनी का, और जो भी कृषि इनोवेशन में संभावित हो सकती है जो भी यूनिट है हमारे, चाहे बर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बर्मी वाश हो, चाहे आपका जीवामृत हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या जैविक फार्मिंग हो या नेचुरल फार्मिंग हो, सब सुविधा हमारे पास मौजूद है और हमारे पास एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट सुविधा का पूरा भंडार लगा हुआ है। हम अपने यहाँ के साथ साथ अपने किसान भाइयों को भी मुहैया कराते हैं, चाहे वो जीरो ड्रिलिंग मशीन हो, चाहे ड्रिल मशीन हो, चाहे आपका संतलीकरण का यंत्र हो और चाहे आपका हैरो हो, कल्टीवेटर, सबके हमारे पास 10 सेट है। मूंगफली बुआई का यंत्र है, मूंगफली का यंत्र है, आलू रोपाई का यंत्र है। आज हम इस स्तर पर पहुंचे, आज हमको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में नेशनल अकादमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ने हमको बेस्ट केवीके का अवार्ड दिया है। अभी 5 जून 2025 को बेस्ट केवीके का अवार्ड मिला है। आज दिनांक 22 तारीख को हमको उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने हमको जो है बेस्ट केवीके का अवार्ड दिया है, जो 3rd। भैंसें ज्यादातर किसान पालने लगे हैं, लेकिन वो भैंसों में अच्छाई है कि सब मुर्रा अच्छी नस्ल के पशु ले आते हैं, लेकिन गायों में नस्ल सुधार का कार्यक्रम थोड़ा और त्वरित गति से चलाने की जरूरत है। और ये स्टैब्लिश भी है कि जो साहिवाल है
अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जोरदार तालियां हमारे आप सबकी तरफ से। मैं प्रोफेसर विवेक कुमार त्रिपाठी, अधिष्ठाता उद्यान संकाय चंद से कार्यरत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विस्तार कानपुर में कार्यरत है। तो आज क्योंकि कानपुर सीएससी को जो है एक नहीं दो बार 3 बार सबसे ज्यादा अवार्ड मिले थे, बल्कि स्टेट से भी कहा जा रहा था कि सीएससी सबसे ज्यादा अवार्ड ले जा रही है, इसके पीछे क्या वजह रही है? ये हमारे माननीय कुलपति जी की प्रेरणा है, जिससे हम सभी शिक्षक गहन लगन के साथ छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, शोध कार्य जो निकटार है वो अच्छा करते हैं और उस शोध को विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित करते हैं, जिससे कि किसानों को फायदा होता है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के में निवास करते हैं, तो उस जो जलवायु का जो रिसर्च शोध कार्य है वो यहाँ किसानों को ज्यादा फायदा करता है, जिसकी उपकार ने हम लोगों को सम्मानित किया है। सर लगातार किस तरह से जो आप लोग जो जितने भी R&D हैं उसको किस तरह से आप ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं किसानों को? देखिए, जैसा कि जानते हैं किसानों से हम संपर्क करते हैं, हमारे KVK के माध्यम से हमारे जो वैज्ञानिक हैं किसानों से संपर्क करते हैं। जो किसानों की मूलभूत समस्याएं आती हैं वो हमको बता के हम उन पर छात्रों के माध्यम से गहन अध्ययन करते हैं और उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि वैज्ञानिक तकनीक को अपनाएंगे, हमारे वैज्ञानिक पुनः जाके उनको वो तकनीक बताते कि एक विभिन्न कारणों पर विश्वविद्यालय में शोध हुई है, उसको आप अपनाइए तो आपकी आय बढ़ेगी और आपको जो विभिन्न समस्याएं जलवायु परिवर्तन के साथ हो रही है उनका समाधान मिलेगा। उत्कृष्ट PhD थीसिस अवार्ड मिलता है। जोरदार तालियां हमारे सभी युवा प्रतिभागी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार वर्मा। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ भाभा विश्वविद्यालय भोपाल में प्रेजेंट टाइम पे। मेरा जो रिसर्च था रिस्पॉन्स ऑफ टोमेटो ग्राफ्टेड एंड वाइल्ड एरोटिस्टा ऑफ ब्रिंजल, इसके बेसिस पे मेरे को उपहार के माध्यम से PhD थीसिस पे अवार्डेड हुआ, जिसका अवार्ड आज मेरे को माननीय कृषि मंत्री जी से मेरे को सर्टिफिकेट अवार्ड जो है मिला है। मेरा काम जंगली बैगन और टमाटर पे था, जिसमें हमने जंगली बैगन का जड़ लिया था, उसके ऊपर हमने टमाटर को ग्राफ्ट किया गया था। देन इसके बाद उसको हमने खेतों में लगाया था, तो उसका उत्पादन, गुणवत्ता और क्वालिटी इसी के बेसिस पे हमने असेसमेंट किया। जो कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश जितने किसान भाई हैं जो टमाटर लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, उनके पास सबसे बड़ी समस्या है वो टमाटर उनको खेतों में 3 से 4 महीने देखने को मिलता है। लेकिन उसी टमाटर को जब हमने ग्राफ्टेड करके लगा दिया तो वो टमाटर में बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीजें, जो टमाटर 3-4 महीने खेतों में रहती थी वो टमाटर अब 8 से 10 महीने खेतों में रहेगी, जिससे नंबर ऑफ हार्वेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं उत्पादन क्षमता, 20 से 25% बन गई। तो ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अनुसंधान है, बहुत बड़ा कार्य हुआ, बहुत बड़ा शोध था, जिसके लिए इनको यह अवार्ड मिला गया है। लेकिन जिस तरह बीटी बैगन की बात की जाती है जी, उसको और इसमें क्या अंतर है? देखिए, बीटी बैगन क्या होता है कि बीटी बैगन को एक बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, जिसको हमने एक फाइल बैक्टीरिया है, जिसको हमने बैगन के प्लांट में इंजेक्ट किया गया है। तो उसका कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में जब हम यूज करेंगे तो हमको नुकसान होगा। लेकिन जो आपका ग्राफ्टेड बैगन है या ग्राफ्टेड टमाटर है वो नेचुरली तरीके से ऑर्गेनिक है, जिसमें कोई लॉसेस या नुकसान नहीं है, क्योंकि इसको हम एक प्रोग्राम में तैयार करते हैं जंगली बैगन की जड़ को, फिर उसके बाद उसमें टमाटर को ग्राफ्ट करते हैं। या एक जंगली बैगन रहती है, उसमें हम सामान्य जो बैगन की किस्में हैं उनको हम सैन को लेके ग्राफ्ट करके लगाते हैं और उसको खेत में हम असेसमेंट करते हैं, तो इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। जंगली बीटी बैगन में क्या होता है, उसमें कीट लगता है आपका फ्रूट एंड फ्रूट बोरर करके, इसको मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। वैसे इंडिया में बीटी बैगन जो है पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, यूज नहीं किया जाता कमर्शियली रूप से। अच्छा, लेकिन क्या लगता है हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को और किस तरह से आप संदेश देना चाहते? देखिए, किसानों के लिए, देखिए किसानों के पास सबसे बड़ी चुनौती है, जो किसान भाई पूरे उत्तर प्रदेश के टमाटर लगाते हैं, उनको खेतों में कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या, कभी बीमारी की समस्या, कभी अच्छी किस्म न मिल पाने की समस्या और कभी उत्पादन न मिल पाने की समस्या, ऐसे बहुत सारी समस्याएं थी। कि उन्हीं समस्याओं को लेके ही हमने ग्राफ्टेड टमाटर तैयार किया गया था, जिसमें हमको जो टमाटर में जो बीमारी लगती है वो मिट्टी जनित बीमारी रहती है, जो जड़ के माध्यम से ही उसके मिट्टी के माध्यम से जड़ में ही लगती है, तो वो बीमारी अब लगेगी ही नहीं किसानों के बैगन, टमाटर के पेड़ों में, बैगन के पेड़ों में, जिससे बीमारी से नुकसान होगा ही नहीं। पहला चीज यहाँ पे उनको फायदा हो गया। दूसरी फायदा सबसे बड़ी हुआ कि जल भराव की समस्या,
बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जहाँ पे जल भराव की समस्या आती है, पानी भरा रहता है खेतों में, तो नॉर्मल टमाटर लगाएंगे वो टमाटर 2 से 3 दिन बाद मर जाएगा हमारा। लेकिन हम ग्राफ्टेड करके अगर लगा रहे हैं टमाटर को, तो 4 से 5 दिन 8 दिन तक खेतों में अगर पानी भरे रहेगा तो वो टमाटर नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उसमें हमने जो जड़ लिया है, रूट स्टॉक, मूल वृंत, वो बैगन का है जो जंगली है पूरी तरीके से। उसकी जड़ सिस्टम फाइब्रस फूट रहती है, जिसकी वजह से 8 से 10 दिन पानी को सह सकता है। कुछ ऐसे एरिया भी है हमारे उत्तर प्रदेश में, महोबा एरिया, उत्तराखंड एरिया, सॉरी आपका बुंदेलखंड एरिया, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे पानी नहीं गिरती, पानी की समस्या आती है। तो नॉर्मल टमाटर में हमको 3 से 4 दिन में सिंचाई देना ही पड़ेगा। लेकिन हम ग्राफ्टेड टमाटर लगाते हैं तो उसको 8 से 10 दिन, 15 दिन तक सिंचाई नहीं देते, तो भी हमारा ग्राफ्टेड पौधा खराब नहीं होगा, मरेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ जो है बहुत अंदर तक जाए रहती है, जिसकी वजह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इसके लिए फायदा है। इसी सबसे बड़ी फायदा ये हो रहा है, जो नॉर्मल टमाटर है, हमने पहले ही बताया कि नॉर्मल टमाटर 3 से 4 महीने बाद खेतों से हट जाएगी, लेकिन जो ग्राफ्टेड टमाटर है आपको 8 से 10 महीना, 12 महीने तक खेतों में देखने को मिलेगा। मेरा खुद इस पे रिसर्च था, तो मैंने खुद आपका सितंबर में हमने टमाटर को ट्रांसप्लांटिंग किया था, जो आपका मार्च से अप्रैल में हमने उसको लास्ट हार्वेस्टिंग किया, 8 से 10 हार्वेस्टिंग तो किया हमने। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है पूरे परिचय। मैं लखीमपुर की बात कर रहा था। मुझे लगता है कि लगभग 4 साल पुराना वो कृषि विज्ञान है और इसी संस्थान से संचालित होता है, डॉक्टर दिनेश सिंह के संस्थान से। लेकिन मैंने उनकी 24 गन्ने की वैरायटी, जिसका फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, किसान होने के नाते मुझे बहुत अच्छी लगी। इतने अल्प समय के भीतर इतना सिस्टमेटिक जो डेमोन्स्ट्रेशन उनके यहाँ किया गया था, हमारे अन्य कृषि विज्ञान केंद्रों और विश्वविद्यालयों पर भी ये काम करना चाहिए। ऐसा मसला हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं। आप वर्तमान और भविष्य दोनों के सृष्टा हैं और इसलिए आपकी जो भूमिका है, कोशिश ये करना चाहिए कि अपनी भूमिका को जब तक हम हैं, और कृषि वैज्ञानिक तो अनंत काल तक रहेंगे, जब तक जीवन रहेगा तब तक आपके अनुभवों की सार्थकता उस समय तक रहेगी, और इसलिए वो प्रयास किया जाना चाहिए। मैं इनके विश्वविद्यालय में भी रहा हूँ। थोड़ा परिचय देखिए। मेरा नाम सुप्रिया है। मैं सिर्फ प्राथमिक कृषि अर्थशास्त्र में कार्यरत आचार्य है कृषि विज्ञानय और अंश अयोध्या में। और आज बहुत ही गर्व और सम्मान का मेरे लिए आज का मौका है कि मुझे भी वैज्ञानिक पुरस्कार से यहाँ पर नवाजा गया है, जो कि कृषि अर्थशास्त्र में कार्य करने के लिए मुझे दिया गया है वर्ष 2024-25 के लिए। और बहुत ही मेरे लिए खुश है ये पल। मुझे माननीय सीएम साहब जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये अपने हाथों से मुझे पुरस्कार दिया। तो मैडम, क्योंकि आप अर्थशास्त्र से जुड़े और कृषि अर्थशास्त्र जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, किस तरह से आप देखती हैं हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अर्थव्यवस्था के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्या रोल है उसका? देखिए, एग्रीकल्चर तो हमेशा से इम्पोर्टेंट है इंडिया में, और हम लोग एज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। फार्म प्लानिंग से लेके किस तरीके से मतलब फार्मर्स अपने फार्म को प्लानिंग में जो करें, वो प्रिंसिपल्स पे जो कि किस तरीके से उनको कम लागत में ज्यादा उनको मुनाफा होता है, और वो कौन कौन सी ऐसी पद्धतियां लें, कौन कौन से फसल चुनते हैं, किस तरीके से टेक्निक्स को वो अपनाएं, इन सब चीजों पे हम उनके लिए पूरा काम करते हैं। अर्थशास्त्री होने के नाते इसमें लागत का बहुत रोल है कि हम लोग इसमें देखना है कि किस तरीके से किसान अपने रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा उपयोग करें और साथ ही साथ लागत कम करें और वो अपना मैं ये सभी बताना चाहूंगी कि हम में 2 प्रोजेक्ट भी इसमें कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि वैल्यू एडिशन किस प्रकार से एग्रीकल्चर इसमें होना चाहिए। और अभी हमारे पूर्वांचल में कम वैल्यू एडिशन पे फोकस है, फार्मर्स अभी इतना ज्यादा इस चीज को नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उस चीज के लिए
किसी तरीके से उनके लिए अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि अगर आप मूल्य संवर्धन करेंगे और आप वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे, ऐसे कच्चे उत्पाद ना बेच के आप वैल्यू एडेड अगर प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो आपकी कितनी ही लागत भी आपकी जितनी लगेगी उससे ज्यादा आपको मुनाफा मिल पाएगा। ठीक। सर, आज मुख्यमंत्री जी भी आपके कार्यक्रम में रहे और उन्होंने जिस तरह से कृषि को लेकर आज उन्होंने जो उद्बोधन किया था उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का 36वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इनकी उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को भी योगदान है, उसकी शिक्षा भी करते हैं और आगे विस्तार कर सके। उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र के भीतर संभावनाओं का, असीम संभावनाओं का प्रदेश है और इस नाते यहाँ पर काम करने के लिए घनतापूर्वक इसकी विस्तार किया जा सकता है और इस दृष्टि से उन्होंने सुझाव वैज्ञानिकों के सामने रखे हैं। ये जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जलवायु अनुकूल वैरायटी बढ़ाया जाना, प्राकृतिक खेती की दृष्टि से बढ़ाया जाना और साथ साथ में उसको खेती को देखते हुए उसको कैसे हम लाभकारी बना सकते हैं, इन सब चीजों को विचार-विमर्श करने के लिए और मुझे देश के अग्रणी हम खाद्यान्न उत्पादन में, सब्जी फलों के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में हम देश के 1 नंबर के राज्य हैं और उसको और आगे जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के अनुरूप नई परिस्थितियों के हिसाब से उनको शोध और उसका विस्तार और प्रसार की दृष्टि से वैज्ञानिकों को आह्वान किया है कि वो अपने संस्थानों में इसको सर, जो किसानों के आय 2 गुनी करने का लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया था उसमें आप आपको पहले अचीव किया जा चुका। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बांदा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा। उसके बाद हमारा पशुपालन। मैं डॉक्टर हितेश कुमार और ये मैं सरदार प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से बिलोंग करता हूँ और इससे पहले मैं बांदा में काम करता था। ये अवार्ड मैंने वहीं पे किया था, वहाँ पे मैं जलवायु परिवर्तन के ऊपर फसलों पे क्या प्रभाव है उस पे मैं काम कर रहा था। तो सर, जो क्लाइमेटिक चेंज पर जो मतलब क्रॉप पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कौन सी फसल पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है? देखिए, जो फसलें हैं, जो जलवायु परिवर्तन है उसका प्रभाव सभी फसलों पे आ रहा है। जैसे हम लोग अगर बात करें रबी की फसलों में, जो तापमान है वो जल्दी आ जाता है और जो रबी की फसलें हैं तापमान जल्दी बढ़ने की वजह से जो दाना है उसका आकार घट जाता है और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। तो हमें काम ये करना है कि हमें ऐसी फसलें देखनी है जो प्लास्टिसिटी हो, जिनमें जो जलवायु के अनुरूप अपने को परिवर्तित कर सके और यील्ड पे कम से कम प्रभाव, जिससे कि किसान को तापमान बढ़ने से या ड्रोट सिचुएशन, सूखा पड़ने से कम प्रभाव। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, खासकर किसानों को? मेरा किसान भाइयों से यही आग्रह है कि वो वही वैरायटी लगाएं अपने क्षेत्र में और अपने खेत में जो रिकमेंडेड हो और टाइम ड्यूरेशन का खास तौर से ध्यान रखें। उसी टाइम ड्यूरेशन की वैरायटी लगाएं जो वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुत की हुई है। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत, जो मेरा साइंटिफिक कैरियर है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और जो मेरा मेन रिसर्च का जो काम है वो खरीफ में तिल पे मैं काम करता हूँ और मूंग पे काम करता हूँ और रबी के सीजन में जो ठंडी का दिन होता है जिसमें ठंडी की फसलें होती है उसमें मैं अलसी पे काम करता हूँ। इसमें मैंने तिल की एक प्रजाति जो VOAT अलसी 1 है उसका विकास किया, VOAT तिल 1 का विकास किया है और 3 प्रजातियां अलसी की मैंने विकसित की हुई हैं और जो कि
केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह उसकी खेती के लिए संस्तुत की गई है। देखिए, आप जैसे दलहन में रहे और दलहन में भारत की जो है हमारी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, तो दलहन को कैसे हम अपने आप को उस पायदान पे पहुंच जाए कि जो दलहन की डिमांड है वो हम बाहर से न इम्पोर्ट करके अपने पैरों पर खड़े हो जाए, इसके लिए क्या कहें? देखिए, पहले जो दलहन का आयात था वो ज्यादा होता था। अभी हम लोग काफी हद तक इसको कंट्रोल किया, मतलब मैनेज किए हुए हैं। अब हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है और खासकर हम बुंदेलखंड रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बुंदेलखंड को दाल का कटोरा कहा जाता है। तो वहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। और खरीफ में एक दिक्कत है कि खरीफ में मैक्सिमम फेलोर आता है और इसके लिए हम लोग मुंह और सर पे काम कर रहे हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है। खरीफ फेलोर आने का एक रीजन है तो जो बारिश होती है वो बारिश फिक्स नहीं है कि कितनी बारिश होती है और कब होती है। बुंदेलखंड में पानी की कमी नहीं है, लेकिन उसको संचय करने की प्रॉब्लम है, उसका मैनेजमेंट जरूरी है, उससे हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, किसान रबी की फसल को एश्योर करता है बुंदेलखंड रीजन में। वो ये चाहता है कि हम खरीफ में कोई ऐसी क्रॉप न लगाते हैं जिससे हमारा रबी का उत्पादन प्रभावित हो, क्योंकि बुंदेलखंड में रबी का उत्पादन एश्योर्ड है। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन में पे काम कर रहे हैं। और रबी में चना, मटर, ये सारी फसलें होती हैं। इसके साथ साथ तिलहन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मैं तो अलसी का काम करता हूँ, तो अलसी एक मल्टीपर्पज क्रॉप है। आजकल जो भी लोग हैं उसको खाने में भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये फाइबर देता है। तो एक मल्टीपर्पज क्रॉप के रूप में उभर के आ रही है। और हमारे विश्वविद्यालय में एक मौरानीपुर संस्थान है जहाँ पे बहुत पहले से अलसी का कार्य चल रहा है। 2010 में वो हमारे विश्वविद्यालय के साथ अटैच हुआ जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके बाद से हम लोग 3 वैरायटी का विकास कर चुके हैं और आगे हम लोग प्रयासरत हैं कि और अधिक से अधिक वैरायटियों का विकास हो जिससे किसानों को फायदा मिले। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बांदा। मैं मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और प्रेजेंट में मैं तिल और गेहूं की फसलों पर कार्य कर रहा हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य इन फसलों की ऐसी किस्में विकसित करना है जो कि जलवायु के अनुकूल है और जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में फार्मर्स के लिए एक वरदान साबित है। सर, लेकिन जिस तरह गेहूं की बात हो रही है, गेहूं की जब भी क्लाइमेट चेंज होने से उसकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है और ये हमेशा किसान और साथ साथ उसका मार्केट रेट भी गिर जाता है। तो इसको किस तरह से इनहेंस किया जाए जिससे जो किसानों को ये परेशानी जो है कम से दूर हो सके? जैसे आपने बताया कि गेहूं में प्रेजेंट में देखा जाए तो हीट स्ट्रेस, जो तापमान अधिक हो जाता है, प्लस उसके साथ जो ड्रॉट स्ट्रेस, इसकी बड़ी समस्या है। आप इसको इस समस्या से निपटने के लिए किसान को कुछ ऐसी प्रजातियां विकसित हैं जो IIWR करनाल द्वारा विकसित की गई है, जिसका बीज उत्पादन बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा भी किया जा रहा है। ऐसी जो हीट टॉलरेंट है और अगर फार्मर्स लगाता है तो जो अधिक तापमान को सहन कर सकती है। तो ऐसी किस्मों के चुनाव से अगर फार्मर्स को लगाता है तो उसमें उत्पादन जो है कम अधिक मिलेगा और नुकसान उसमें कम होगा। ठीक, थैंक यू। असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, मेरठ। और सामाजिक विज्ञान, कृषि प्रधान शिक्षा, डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा। मैं मेरठ कृषि विश्वविद्यालय में मोदीपुरम जो स्थित उसमें सहायक प्राध्यापक हूँ। मुझे उपकार में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है 2024-25 का। किस क्षेत्र में आपने ये उपलब्धि हासिल की जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया? वेटनरी के डिपार्टमेंट है जिसको लाइव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी करते हैं, इसके मुझे जो मैंने रिसर्च किया है, जो पेंशन है या टीचिंग है, जो उसमें मैंने योगदान दिया, उसके लिए मुझे ये विशिष्ट पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ। अरे, क्योंकि वेटनरी एक ऐसा सेक्टर है जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हाँ। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं और इसको किस तरह से किसानों अपने पास पशुपालक का रूप धारण करे जिससे वो आमदनी ज्यादा कर सकता है? एक्चुअली हमारे देश में मिल्क जो है उत्पादन का प्रथम स्थान है और हम लोग मिल्क का उत्पादन करते हैं या जो भी और पशुधन उत्पाद से संबंधित है, चाहे वो एग हो या मीट हो। हमारा अगर प्रोसेसिंग और बढ़ाया जाए, हमारे देश में इसका प्रोसेसिंग किया जाए और प्रोसेसिंग करके अच्छे तरीके से मार्केटिंग किया जाए तो शायद जो हमारे किसान हैं उनका जो इनकम है, उनका जो
लाभ है वो हम बढ़ा सकते हैं, जो कि उनको प्रॉफिट दे सकते हैं। अच्छा सर, इसी के साथ साथ ये होता है कि जो किसान जो जो नस्लें हैं उनको किस तरह से क्रॉस ब्रीड करके या कैसे डेवलप किया जाए तो जो उनकी जो गाय हैं या भैंस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। सरकार ने इसके लिए पहले से क्रॉस ब्रीडिंग स्कीमें चला रखी थी फसलों को बढ़ाने के लिए। अभी जो है करंट में, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग में जो बाहर की विदेशी गाय है उसमें थोड़ी बीमारी ज़्यादा होती है, इसलिए सरकार ने अपने देश की जो गाय है उनको क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, जो दूध ज़्यादा देने वाली गाय है, चाहे वो साहिवाल हो या थार पाकर हो या फिर रेड सिंधी हो, इनको प्रमोशन कर रही है दूध के लिए, जिनसे इनका दूध का उत्पादन भी ज़्यादा होगा और जो बीमारी होती है उसमें कम होती है, इसलिए उनका प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है। सुशील कुमार सिंह, इनको कृषि विज्ञान के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार मिल रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए। सिंह है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र कलीपुर वाराणसी में कार्यरत हूँ। और आज मुझे उत्तर प्रदेश कृषि सम्मान योजना के अंतर्गत जो है वर्ष 2023-24 में मेरा चयन युवा वैज्ञानिक पुरस्कार में हुआ था। और आज माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे जो है युवा वैज्ञानिक का सम्मान यहाँ पे मिला है। तो सर आपने किस तरह की जो आपने रिसर्च की थी, किस तरह से ट्रांसफॉर्मिंग की जिसका किसानों को और देश की अर्थव्यवस्था को फायदा? जी देखिए, बेसिकली जो मेरा वर्क है, क्योंकि मैं कृषि विज्ञान केंद्र से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मैं साइंटिस्ट, तो मेरा तो बेसिकली काम था। मैं इससे पहले गोरखपुर में भी काम करता हूँ। तो गोरखपुर में हमने जो है आज FPO का जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कराया था। हजारों की संख्या में किसानों को मोबिलाइज किया था, क्योंकि जो आप जानते होंगे कि अपनी भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या जो है बाजार, तो बाजार की समस्या को अगर आप दूर करने की दिशा में देखते हैं तो सबसे बड़ा जो चले जाता है वही किसान का छोटा होना और संगठित होना। तो ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास था। और इसमें हम मेरा जो है काफी साथ मधुमक्खी पालन पे और कुल मिला के जो है 10 से ज्यादा परियोजनाएं जो है PI और PI हमने वर्क किया है। और फील्ड लेवल पे तो कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य कार्य है वो कृषि प्रसार का है। तो जो भी रिसर्च अपने देश में हुए हैं उच्च क्वालिटी की, वो किसानों के खेत तक कैसे जो है आसानी से पहुंच सकता है, कैसे सरकार की योजनाओं को आसानी से किसानों तक पहुंचाई जा सकती है, कौन से वो ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। और कुल मिला के जो सबसे बड़ा मोटो है वो है कि किसान को कन्वेंस कैसे करना है ताकि वो लैब की चीजों को जो है अपने खेत में बड़े ही आसानी से लगा ले और उसको फिर जो है आगे जो है खेती में जो आगे बढ़ाए। This is also the source of. So these are the soil boosters. They are not the main. सर आज जो उपकार का स्थापना दिवस मनाया है आपने, और खासकर जिस तरह नए युवाओं को, वैज्ञानिकों को आपने सम्मानित किया और उनका हौसला अफजाई की है, इससे क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में किसानों को? देखिए, इससे बहुत असर पड़ेगा क्योंकि वो वैज्ञानिक और उत्साहजनक से अच्छा शोध का कार्य करेंगे, जिससे जो परिणाम आएंगे वो किसानों के लाभदायक। ये असल में 2 तरह की हम लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं। एक जो शासन की तरफ से पोषित धनराशि है, इसके तहत जितने कृषि महाविद्यालय हैं और महाविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में उनके वैज्ञानिकों को दिया जाता है। दूसरा है उपकार ने एक अकेडमिक स्थापित की है, इसमें भी वैज्ञानिकों को दिया जाता है और जो भी केंद्र शासित संस्थान है उनको भी दिया जाता है। इसके अलावा उसमें FPO और कृषि विज्ञान केंद्र और जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं उस संस्थान को दिया जाता है। ये दोनों में अंतर है और इससे जो भी वैज्ञानिक पुरस्कृत होते हैं आने वाले समय में होंगे, इससे है कि उनके एक उत्साहजनक ऊर्जा मिलेगी जिससे और अच्छा कार्य करेंगे। सर लेकिन जिस तरह जो R&D होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो किसानों तक, इसका क्या मैकेनिज्म है और किस तरह से आप पहुंचाते हैं? देखिए, इसका मैनेजमेंट जो उपकार की तरफ से हुआ होता है वो हम लोग जितना भी रिसर्च प्रायोरिटी एरिया होती है सभी कृषि महाविद्यालय या अन्य संस्थानों से मंगाते हैं और उस आधार पे इन सभी वैज्ञानिकों से एक क्या नाम है प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं और उस प्रोजेक्ट के सबमिट तहत जो है जिनका चयन होता है उन्हीं को हम लोग पैसा देते हैं और जिससे वो शोध का कार्य करते हैं। सर लगातार किसानों से जुड़े हुई चीजों पर आप लोग एडवाइजरी भी जारी करते रहते हैं कि मौसम को ले लेकर उसको किस तरह से मतलब डिजाइन करते हैं और किस तरह से उसको आगे बढ़े? हाँ, उसमें थोड़ा सा हमारे मंत्री साहब भी काफी चिंतित है कि गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिल रहे हैं और
माननीय कृषि मंत्री जी काफी प्रयास कर रहे हैं और हमारे जो प्रमुख सचिव साहब हैं उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी बनाए हैं, लेकिन और प्रभावी ढंग से बनाने के लिए हमको एफपीओ को जोड़ना बहुत जरूरी है। जो एफपीओ जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीड प्रोसेसिंग प्लान किया गया उनको भी जोड़ा जाए और प्रभावी ढंग से गुणवत्ता वाले बीज पैदा हो सकते हैं, जिससे किसानों को मिल सकते हैं। इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सीड पार्क भी बनाया जा रहा है, जो अभी 5 जिलों में चल रहा है। एक लखनऊ में अभी इसकी शुरुआत हो गई है। कई सारी कंपनियां को बुलाया गया है और कई सारी कंपनियां उसमें इंटरेस्टेड है कि गुणवत्ता वाले बीज पैदा कर किसानों को देने के लिए। इस तरह से ये दूसरा सीड पार्क आगरा में, गोरखपुर में, बनारस में और झांसी में ऐसी जगह बनाया जाएगा। ठीक। परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली चौहान, कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली में एज ए होम साइंटिस्ट काम करती हूँ। और रायबरेली जिले में खास तौर पे वहाँ पर जो फसल उत्पादन होता है उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग है, महिलाओं का सशक्तिकरण है और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम अपने ग्रामीण समुदाय, जन समुदाय का जो पोषण स्तर है उसको सुधार सके, उसके लिए किचन गार्डन वगैरह बनवाना। और जो बच्चे हैं उनमें जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको लोकल मतलब घर में उपलब्ध जो हमारी संसाधन है उससे कैसे हम पौष्टिक जो है उनके खाने का सामान तैयार कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे उनको ट्रेनिंग देना, उनके आय वर्धन के लिए तरह तरह के रोजगार पर प्रशिक्षण देना, इस तरह के कार्यक्रम हम कराते रहते हैं। और हमारे क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करके बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा उल्लेखनीय काम किया है। महिलाओं ने बहुत अच्छे न्यूट्रिशनल किचन गार्डन बनाए हैं और रोजगार परक शिक्षा जैसे मोमबत्ती बनाना है, मशरूम उत्पादन है, बकरी पालन है, इस क्षेत्र में भी वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे मैं उम्मीद करूंगी कि जो भी महिलाएं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग, महिलाएं, बच्चे जो भी हमारे क्षेत्र से हमसे किसी भी तरह का सहायता चाहते हैं उन कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली में आए और हम लोग उनको तो मैम केवीएस रायबरेली को सम्मानित तो किया गया था? हाँ, सम्मानित किया। जी, क्योंकि मेरे पास उसका फोटो वीडियो है। हाँ जी, हाँ, केवीके रायबरेली को सम्मानित भी किया गया। तो किस क्षेत्र में आप लोगों को सम्मानित किया गया आज? सर, कृषि के क्षेत्र में ही किया गया है। जी। और जैसे हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम हो रहा है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट पर भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, SC/SP योजनाएं हैं उस पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमने अप्लाई किया था कार्ड, देखा गया काम हमारे केवीके। धन्यवाद।